Welcome friends. Today we are going to start new chapter named Double Taxation Relief. तो आइए पहले देखते हैं what is the meaning of double taxation, why it arises and what shall be the remedy. Generally double taxation हम किसको बोलेंगे? Taxation of same income of a person in more than one country. So income is same but it is going to be taxed in more than one country. Then we can say there is a double taxation. What is the main reason behind double taxation? Because different country across the world follows different rules for taxing the income. तो अलग अलग कंट्री अलग अलग रूल फॉलो करती हैं इनकम को टैक्स करने को लेकर. जैसे आप वर्ल्ड में देखें तो नॉर्मली ये दो मेथड बहुत पॉपुलर है जिसको हम बोलते हैं नेक्सस या कनेक्शन. यानी टैक्स लेने के लिए कुछ कनेक्शन चाहिए, टैक्स पेयर से कुछ कनेक्शन चाहिए. तो वो कनेक्शन नॉर्मली कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है वर्ल्ड में? तो कुछ कंट्रीज हैं वो सोर्स रूल फॉलो करती हैं और कुछ कंट्रीज हैं वो रेसिडेंस रूल फॉलो करती हैं. जहां तक सोर्स रूल का सवाल है तो कंट्री क्या सोचेगी कि अगर वो इनकम जो टैक्स पेयर कमा रहा है उसका सोर्स उनकी कंट्री में है तो हम उसको टैक्स करेंगे हमारी कंट्री में. दैट इज सोर्स रूल. जैसे कि बिजनेस को लेकर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कि जहां बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट होगा वो कंट्री उसके ऊपर टैक्स लेगी. दिस इज नॉर्मली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड. तो जहां बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट होगा उसमें से जो इनकम होगी उसके ऊपर कौन सी कंट्री टैक्स लेगी? जिस कंट्री में ये एस्टैब्लिशमेंट है वो कंट्री. फिर वो नहीं देखेगी कि जो इनकम कमा रहा है ये एस्टैब्लिशमेंट में से वो उस कंट्री का रेसिडेंट है या नहीं है, वो नहीं देखेगी. वो इतना ही देखेगी सोर्स हमारी कंट्री में है, बात खत्म होगी, हम आपसे टैक्स लेंगे, फिर आप हमारी कंट्री के रेसिडेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. उसी तरह दूसरा रूल है रेसिडेंस रूल. रेसिडेंस रूल में यू विल बी टैक्स ऑन विच बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इन दैट कंट्री. जैसे आप देखें अमेरिका, तो अमेरिका टैक्स इट ऑन ए रेसिडेंस बेसिस. अगर आप अमेरिका के रेसिडेंट हैं तो फिर हम ये नहीं देखेंगे आप इनकम कहां से कमा रहे हैं. अब पूरे वर्ल्ड में से कोई भी इनकम कमाओ उसके पर हम टैक्स लेंगे बिकॉज वी फॉलो विच कंसेप्ट? रेसिडेंस रूल कंसेप्ट. इसलिए मान ले रेसिडेंस रूल है तो क्या होगा? ए पर्सन इज ए रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री देन ही विल हैव टू पे टैक्स ऑन एनी इनकम इवन अर्न आउटसाइड दैट कंट्री. यानी ही हैज टू पे टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम. तो आपको समझ में आ रहा है कुछ कंट्री सोर्स रूल फॉलो करती हैं, कुछ कंट्री रेसिडेंस रूल फॉलो करती हैं. अब क्या होगा? उसका क्लैश होगा. जैसे आप नंबर बी ही देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे. जैसे मान लो कि कोई अमेरिकन है, ही हैज डेवलप सम नो हाउ और उसने वो नो हाउ का राइट दिया है इंडिया में और उसमें से वो रॉयल्टी इनकम कमा रहा है. ठीक है, अब वो है अमेरिका का रेसिडेंट. तो मोमेंट ही इज ए रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, रेसिडेंस रूल अमेरिका अप्लाई करेगा कि उसको ग्लोबल इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा. दैट मीन्स ही हैज टू पे टैक्स ऑन रॉयल्टी इनकम अर्न्ड इन इंडिया. अब इंडिया की बात करें तो हम अगले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. क्या पढ़ चुके हैं? कि इंडिया विल हैव ए वंडरफुल सेक्शन कॉल सेक्शन 9. सेक्शन 9 क्या कहती है? इनकम डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया. यानी अगर वो नो हाउ इंडिया में यूज हो रही है देन सेक्शन 9 वुड बी एप्लीकेबल. और सेक्शन 9 क्या कहती है? दैट इनकम वुड बी टैक्स वेयर इन इंडिया इवन इफ यू आर नॉन रेसिडेंट. तो इंडिया फॉलो सोर्स रूल. इंडिया कहती है आप कहां से कमा रहे हो? तो आप इंडिया से कमा रहे हो ये रॉयल्टी इनकम, तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा. तो अब क्या होगा? वही अमेरिकन सिटीजन को अमेरिका में भी टैक्स देना पड़ेगा रॉयल्टी इनकम पे और इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा. और इंडिया की तो हाइट है, इंडिया नहीं सोर्स रूल फॉलो करता है नहीं रेसिडेंस रूल फॉलो करता है, वो तो दोनों फॉलो करता है, मिक्सचर फॉलो करता है. जैसे हमने देखा था अगर इंडिया का कोई रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो ग्लोबल इनकम टैक्स हो जाएगी. और दूसरा हमने देखा था सेक्शन 9 कि अगर आप सोर्स इंडिया में है, जैसे कि हमने देखा था borrowed funds आर डिप्लॉयड इन इंडिया, नो हाउ इज यूज्ड इन इंडिया, टेक्निकल सर्विस आर रेंडर्ड इन इंडिया, सर्विस आर रेंडर्ड इन इंडिया. यानी अगर सोर्स इंडिया में है तो भी हम आपको टैक्स करेंगे. तो इंडिया फॉलोज मिक्सचर ऑफ अबव रूल्स. इसलिए इंडिया फेसेस हाईएस्ट डबल टैक्सेशन इन द वर्ल्ड. तो बेसिक आपको समझ में आ गया सोर्स रूल वर्सेस रेसिडेंस रूल. ठीक है, तो रीजन मैंने आपको बता दिया
कि प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन अराइजेस बिकॉज पर्सन इज टैक्स फॉर ए पर्टिकुलर इनकम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रूल इन वन कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया रॉयल्टी इन इंडिया, एंड ही विल बी टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस रूल अनदर कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया वही रॉयल्टी इनकम पे यूएस टैक्स लगा बिकॉज ही इज अ रेसिडेंट ऑफ व्हाट, यूएस। अब उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या रास्ता है? तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द हार्डशिप फेस बाय टैक्स पेयर ड्यू टू डबल टैक्सेशन, जनरली कंट्री अडॉप्ट टू वेज। पहली मेथड है बायलैटरल रिलीफ, यानी दोनों कंट्री, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो इंडिया यूएस दोनों एग्रीमेंट करेंगे कि भी रॉयल्टी इनकम को कैसे टैक्स किया जाए, ठीक है। तो देन दे विल अडॉप्ट दिस आइदर ऑफ दिस मेथड और बोथ ऑफ दिस मेथड। पहली मेथड है बायलैटरल रिलीफ। बायलैटरल यानी दोनों कंट्री एग्रीमेंट करेगी और एग्रीमेंट के मुताबिक आपको क्या मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। दैट इज कॉल्ड व्हाट, बायलैटरल रिलीफ। और दूसरा है यूनिलैटरल रिलीफ। अब यूनिलैटरल रिलीफ यानी हो सकता है कि दोनों कंट्री के बीच में एग्रीमेंट करना मुश्किल हो, जैसे एग्जांपल लें भारत और पाकिस्तान, तो भारत पाकिस्तान के बीच कोई एग्रीमेंट होना मुमकिन ही नहीं है। अब मान ले मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं, तो मेरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पुरखे हैं, जो मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर वो पाकिस्तान में थे, मान लो अभी एग्जांपल के लिए, और वहां जमीन पड़ा है और वहां आज भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो रहे हैं और आज भी मुझे वहां से पाकिस्तान से इनकम हो रही है। अब ध्यान दे, एग्रीकल्चर इनकम है, इंडिया में नहीं है। अगर इंडिया में होती तो मेरे लिए क्या हो जाती, सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट हो जाती, बिकॉज एग्रीकल्चर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन इंडिया वुड बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(1). लेकिन ये एग्रीकल्चर इनकम कहां हो रही है, पाकिस्तान में हो रही, तो उसके पर अब मुझे टैक्स लगेगा बिकॉज आई एम ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अब मान ले उसी इनकम को लेकर पाकिस्तान भी टैक्स करता है, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो पाकिस्तान भी उसको टैक्स लेता है। अब पाकिस्तान के साथ इंडिया का एग्रीमेंट संभव नहीं है, तो इंडिया ने क्या कर दिया, आप चिंता मत करें, हम आपको यूनिलैटरल रिलीफ देंगे, यानी जिस कंट्री के साथ एग्रीमेंट नहीं है वहां भी टैक्स देना पड़ रहा है आपको और इंडिया में भी टैक्स देना पड़ रहा है, बिकॉज आप इंडिया के क्या हो, रेसिडेंट हो। तो आप चिंता मत करें, वो कंट्री भले ही आपको रिलीफ ना दे, इंडिया अकेले आपको क्या देगी, रिलीफ देगी। तो ये प्रोविजन है यूनिलैटरल रिलीफ के। तो बायलैटरल रिलीफ किसको बोलेंगे, वो प्रोविजन कहां दी गई इंडिया में, सेक्शन 90 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और जो यूनिलैटरल रिलीफ है वो इंडिया में दिए गए हैं सेक्शन 91 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो आइए लेते हैं अंडरस्टैंडिंग उसकी, सेक्शन 90 और 91 की। लुक एट पैरा 55.2, इट डील्स विथ बायलैटरल रिलीफ, सेक्शन 90, और उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है बाय फाइनेंस एक्ट 2020 के जरिए। तो दिस इज बीइंग अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020, उसको हम पढ़ेंगे, उसकी वजह भी हम देखेंगे कि व्हाई दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो आइए देखते हैं सेक्शन 91। सेक्शन 90 सब सेक्शन में ये कहती है कि हमारी गवर्नमेंट एग्रीमेंट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, लॉजिकल है, जो दूसरी कंट्री के साथ हमारी कंट्री क्या करेगी, एग्रीमेंट करेगी। किसके लिए, ध्यान से पढ़ें, फॉर ग्रांट ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ, सो दैट देयर विल बी अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। तो सेक्शन 90 का पहला पॉइंट ये कहता है इंडिया दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करेगी, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, और उसके लिए वो ये दोनों में से कोई मेथड या दोनों मेथड यूज कर सकती है। पहली मेथड है एग्जेम्पशन मेथड और दूसरी मेथड है टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जेम्पशन मेथड में क्या करेंगे, बोथ कंट्री विल डिसाइड कि पर्टिकुलर इनकम है वो एक ही कंट्री में टैक्स होगी। तो वो क्या करेंगे, दो कंट्री बैठ के डिसाइड करेंगे दैट पर्टिकुलर इनकम वुड बी टैक्स ओनली इन वन ऑफ द टू कंट्रीज। इससे क्या होगा, डबल टैक्सेशन अपने आप नाबूद हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली ये इनकम ऐसी थी कि दोनों कंट्री में टैक्स हो रही है, लेकिन दोनों बैठ के एग्रीमेंट कर लेंगे कि हम टैक्स करेंगे ओनली इन वन ऑफ द कंट्री। अगर ऐसा होगा तो एक कंट्री उसको एग्जेम्पशन देगी और दूसरी कंट्री टैक्स करेगी, तो डबल टैक्सेशन क्या हो जाएगा, अपने आप डबल टैक्सेशन रहेगा ही नहीं। फिर अगर दोनों एग्री कर लेते हैं, ये इनकम दोनों में से एक ही टैक्स करेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी है, वो इंडिया की रेसिडेंट है क्योंकि उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है और वो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, इसलिए वो क्या बन जाएगी,
इंडियन कंपनी बन जाएगी, और इंडियन कंपनी इज ऑलवेज व्हाट, रेसिडेंट, ऐसा हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था। तो इंडियन कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड, तो इट इज ऑलवेज व्हाट, रेसिडेंट। अब मान लें उन्होंने एक ब्रांच खोल ली सिंगापुर में, ठीक है, क्या खोला मैंने बता रहा हूं, ब्रांच खोला सिंगापुर में। अब सिंगापुर मान लो सोर्स रूल फॉलो करता है, और हम फॉलो करते हैं मिक्सचर, हम तो रेसिडेंट भी फॉलो करते हैं, सोर्स भी फॉलो करते हैं। अब हमारी ये इन्फोसिस कंपनी इंडिया की रेसिडेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेक्शन 5 में इन्फोसिस को ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब इन्फोसिस जो सिंगापुर में कमा रहा है, उसकी ब्रांच के जरिए, ब्रांच में जो प्रॉफिट हो रहा है सिंगापुर में, उसके ऊपर भी इंडिया क्या करेगा, टैक्स लेगा, ठीक है। अब सिंगापुर और इंडिया दोनों बैठ के एग्रीमेंट कर रहे हैं, और एग्रीमेंट में ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड क्लोज है आर्टिकल 5, वहां वो कर रहे हैं कि जहां परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसका जो मुनाफा हुआ वो जिस कंट्री में एस्टेब्लिशमेंट है वही कंट्री टैक्स लेगी। यानी ब्रांच इज नथिंग बट व्हाट, ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो इन्फोसिस का एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहां है, सिंगापुर में है। तो फिर दोनों कंट्री एग्रीमेंट कर लेगी कि जहां परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा वो कंट्री उसके ऊपर टैक्स लेगी, दूसरी कंट्री फिर उसके ऊपर टैक्स नहीं लेगी। अब ऐसा एग्रीमेंट कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच कहां है, ब्रांच है सिंगापुर में, इसका मतलब कि उसके ऊपर टैक्स कौन लेगा, सिंगापुर लेगा। इसका मतलब कि अब इंडिया उसके पर टैक्स नहीं लेगा, तो फिर इंडिया कितने पे टैक्स लेगा, इंडिया इन्फोसिस की, इंडिया की इनकम पे टैक्स लेगा, सिंगापुर की इनकम पे टैक्स नहीं लेगा, क्योंकि इंडिया का सिंगापुर के साथ क्या है, एग्रीमेंट है। तो यू गॉट द पॉइंट। तो दिस इज एग्जेम्पशन मेथड। सेकंड मेथड है टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि कोई बंदा यूएस का रेसिडेंट है, और यूएस क्या फॉलो करता है, रेसिडेंस रूल फॉलो करता है, यानी वो यूएस का रेसिडेंट है इसलिए उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अब वो बंदा इंडिया में रॉयल्टी कमा रहा है, अब इंडिया बोलता है हम सेक्शन 9 पे अंदर टैक्स लेंगे रॉयल्टी इनकम के ऊपर, क्योंकि उसका सोर्स इंडिया में है और हम सोर्स रूल भी फॉलो करते हैं। तो इंडिया कहती है हम इस रॉयल्टी पे टैक्स लेंगे। अब मान ले इंडिया रॉयल्टी पे टैक्स ले रही है, जैसे हम अगले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सेक्शन 115A1B के अंदर 10%, ठीक है। इंडिया कितना टैक्स ले रही है रॉयल्टी के ऊपर, 10%। अब अमेरिका उसके ऊपर टैक्स ले रहा है 42%। अमेरिका के रेसिडेंट पे कितना टैक्स है, मान लो वो 42% वाले स्लैब में आ रहा है। तो अमेरिका इज चार्जिंग हाउ मच, 42%, इंडिया इज चार्जिंग हाउ मच, 10%। सेम इनकम इज टैक्स ट्वाइस, और उस इनकम पे टोटल टैक्स कितना बन रहा है, 42 अमेरिका में और इंडिया में 10%। तो इंडिया और अमेरिका एग्रीमेंट करेंगे, और एग्रीमेंट में रॉयल्टी को लेकर ये लिखेंगे कि जिस कंट्री का वो रेसिडेंट है वो कंट्री क्या करेगी, सोर्स कंट्री में जो टैक्स दिया है उसकी क्रेडिट दे देगा। आई रिपीट, तो दोनों एग्रीमेंट करेंगे कि जिस बंदे की इनकम रॉयल्टी की है और दोनों कंट्री में टैक्स हो रही है, तो रेसिडेंट कंट्री क्या करेगी, रेसिडेंट कंट्री जो सोर्स कंट्री में टैक्स चुकाया है उसकी क्रेडिट दे देगी। तो फिर अमेरिका कौन सी कंट्री है, रेसिडेंट कंट्री है, अमेरिका कितना टैक्स ले रही है, 42%, और सोर्स कंट्री में कितना चुका है इंडिया में, 10%। तो अमेरिका उसकी 10% क्या कर देगी, क्रेडिट दे देगी, यानी अमेरिका उसके ऊपर कितना टैक्स लेगी, सिर्फ 32%। समझ में आया। इसलिए फाइनली उस बंदे को टैक्स कितना देना पड़ा, टोटल 42। वो तो ऐसे भी उसको अमेरिका में देना ही देना था, और 42 में से उसने 32 अमेरिका में चुकाया और 10 कहां चुकाया, इंडिया में चुकाया। दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड विच मेथड, टैक्स क्रेडिट मेथड। तो आपको बैठ रहा है टैक्स क्रेडिट मेथड। तो वन इज एग्जेम्पशन मेथड, अनदर इज टैक्स क्रेडिट मेथड। फिर नंबर बी है, पे अटेंशन, जो एग्रीमेंट करेंगे दोनों, उसमें जो मैंने आपको बताया फाइनेंस एक्ट 2020 में जो अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट क्या कहता है पहले इसको पढ़ते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन। पे अटेंशन, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ द इनकम अंडर दीज एक्ट एंड अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री। तो एग्रीमेंट करेंगे अवॉइडेंस ऑफ टैक्स इन दिस कंट्री एंड दी डबल टैक्सेशन जो हो रहा है यहाँ और दो सामने वाली कंट्री में, उसके लिए वो एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन एग्रीमेंट करते वक्त वो ध्यान रखेंगे, दोनों कंट्री ध्यान रखेगी
कि their agreement will not create any opportunity for non taxation. ऐसा ना हो जाए कि वो इनकम फिर दो में से किसी भी कंट्री में टैक्सेबल ना हो. आई रिपीट, यानी वो एग्रीमेंट करते वक्त ध्यान रखेगी कि ऐसा ना हो जाए कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना हो जाए टैक्स पेयर के लिए कि उसके ऊपर इंडिया भी टैक्स ना ले और मान ले सामने अमेरिका है तो अमेरिका भी टैक्स ना ले. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना हो जिससे टैक्स कम हो, और खास करके टैक्स कम करने के लिए वो टैक्स इवेजन अडॉप्ट कर लें. और जो पॉपुलर मेथड है टैक्स इवेजन की वो है ट्रीटी शॉपिंग. अब ट्रीटी शॉपिंग क्या है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 56 में, इसलिए आपको चैप्टर 56 सुनना होगा जो है एडवांस रूलिंग. उसके अंदर मैंने ट्रीटी शॉपिंग को लेकर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको बताया है. इन शॉर्ट, शॉपिंग कर रहे हैं, और शॉपिंग हम कहां से करते हैं? जहां से कम भाव में कम दाम में मिलेगा वहां हम जाकर शॉपिंग करेंगे. तो ऐसा ही हम ट्रीटी शॉपिंग भी कर सकते हैं. ट्रीटी यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. तो जो कंट्री एग्रीमेंट करेगी उसका नाम क्या कहलाता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और कभी कभी बोला जाता है डबल टैक्सेशन ट्रीटी. तो मैं उस ट्रीटी के जरिए इंडिया में आऊंगा जहां से मुझे ओवरऑल टैक्स क्या हो, कम हो. दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रीटी शॉपिंग. तो सेक्शन 91 वाज अमेंडेड, और खास करके क्लोज भी अमेंड किया गया कि जब भी वो एग्रीमेंट करेंगे दो कंट्री तो वो ध्यान रखेंगे कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ना क्रिएट हो जाए जिससे ये इनकम दोनों में से एक भी कंट्री में टैक्स ना हो. ठीक है, या वो टैक्स हो लेकिन रिड्यूस रेट से टैक्स हो, क्योंकि ये बंदा जो है वो ट्रीटी का बेनिफिट ले रहा है, ट्रीटी शॉपिंग का बेनिफिट ले रहा है. फिर पॉइंट नंबर सी, एग्रीमेंट में वो लोग लिखेंगे दैट देयर इज एन एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. यानी दोनों कंट्री क्या करेगी? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगी. ठीक है, क्यों एक्सचेंज करेगी? सो एज टू हैव ए चेक ऑन दिस काइंड ऑफ पीपल दैट दे आर नॉट इवेडिंग टैक्स और दे आर नॉट अवॉइडिंग टैक्स. ठीक है, अब मान ले ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री के साथ पॉइंट नंबर ए पे एग्रीमेंट मुश्किल है, पॉइंट नंबर बी पे एग्रीमेंट मुश्किल है, लेकिन पॉइंट नंबर सी कभी कभी हो जाता है. तो हो सकता है कि अकेला एक्सचेंज ऑफ एग्रीमेंट का, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का एग्रीमेंट हो सकता है. तो वी हैव एंटर्ड इनटू मेनी एग्रीमेंट्स. ध्यान से सुने, उसके अंदर सिर्फ एग्रीमेंट किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए. यानी देयर इज नो एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, बट देयर इज एन एग्रीमेंट ओनली फॉर व्हाट? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. उसी तरह एग्रीमेंट में इंक्लूड फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स. यानी दोनों कंट्री एग्री करेगी कि मान लो मैं इंडिया में हूं, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं इंडिया छोड़ के चला गया और मैंने मेरी सारी एसेट मान लो यूके में एस्टेब्लिश कर दी है और मैं यूके सेटल हो गया और मेरा इंडिया में टैक्स देना बाकी है. अब इंडिया में मैंने कोई प्रॉपर्टी रखा ही नहीं, सारी प्रॉपर्टी मैंने कहां क्रिएट कर ली? इंडिया में सारी बेचकर मैं यूके चला गया, इंडिया में प्रॉपर्टी जीरो कर दी और इंडिया में मेरी करोड़ों की टैक्स लायबिलिटी बाकी है. अब इंडिया का यूके के साथ एग्रीमेंट है, किसको लेकर? रिकवरी ऑफ टैक्स को लेकर. तो फिर क्या होगा? इंडियन ऑफिसर विल राइट टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. ये सारा हम पढ़ चुके हैं, क्रॉस रेफरेंस में आपको याद करवा दूं. कलेक्शन रिकवरी सेक्शन 229 आप पढ़े. कौन सी सेक्शन? सेक्शन 229. मैं अभी याद करवा रहा हूं आपको. सेक्शन 229 क्या कहती है कि इनकम टैक्स ऑफिसर बोर्ड को लेटर लिखेगा कि भैया मेहुल ठक्कर हैं, देश छोड़ चले हैं और यहाँ कुछ पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा है एक्सेप्ट टैक्स लायबिलिटी. और मालूम पड़ा है आजू बाजू में हमने जो इन्फॉर्मेशन लिया तो ये बंदा यूके में मजे कर रहा है विजय माल्या के साथ और वहां बहुत सारी प्रॉपर्टी लेकर बैठा है. तो इनकम टैक्स को ये जानकारी मिली. तो इनकम टैक्स क्या करेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर यहां से लिखेगा किसको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को. फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या करेगी? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन यूके उनको लेटर लिखेगी कि भाई हमारा और आपका ये एग्रीमेंट है और हमारे मेहुल ठक्कर थोड़े टेढ़े आदमी हैं, वो यहां से टैक्स लायबिलिटी छोड़कर चले गए और हमारी जानकारी है कि वहां उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो आप हमें कृपया हेल्प करें, उनकी प्रॉपर्टी वहां जो है उसको बेचकर रिकवर करके पैसा आप इंडिया भेजें. बट ये कब मुमकिन होगा? अगर इंडिया यूके ने ये रिकवरी ऑफ टैक्स के ऊपर क्या किया होगा? एग्रीमेंट किया होगा.
तो इन शॉर्ट सेक्शन 90 थोड़ा समराइज कर लेते हैं। सेक्शन 90 किसके बारे में बात करेगी? एक, डबल टैक्सेशन रिलीफ कैसे दी जाए, तो इट कैन बी आइदर एग्जम्पशन मेथड और टैक्स क्रेडिट मेथड। दूसरा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस को लेकर वो ध्यान रखेंगे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना हो जाए कि जैसे नॉन टैक्सेशन बन जाए या रिड्यूस टैक्सेशन वो ट्रीटी शॉपिंग के जरिए वो बेनिफिट ले लें। तीसरा, वो एग्रीमेंट कर सकते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को लेकर ही, अकेला एग्रीमेंट कर सकते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को लेकर ही। और लास्ट क्या होगा? दे कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स। ठीक है। फिर इसी सेक्शन 91 में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ के रखा है और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज डिक्लेयर्ड दैट चार्ज ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फॉरेन कंपनी एट अ रेट हायर देन द रेट फॉर विच डोमेस्टिक कंपनी इज चार्जेबल, देन इट वुड नॉट बी रिगार्ड एज लेस फेवरेबल चार्ज और लेवी ऑफ टैक्स फॉर सच फॉरेन कंपनी। अब पढ़ने से कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कह रहे हैं, पहले एक बार वापस पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं। ध्यान दें, फॉरेन कंपनी को लेकर इंडिया में टैक्स रेट कितना है आपको जानकारी है? फॉरेन कंपनी को लेकर इंडिया में टैक्स रेट है कितना? 40%। तो फॉरेन कंपनी को लेकर टैक्स रेट है 40% और डोमेस्टिक कंपनी है उसको लेकर हाईएस्ट टैक्स है 30%। ठीक है। अब ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है पहले पढ़ें, फिर क्यों ये एक्सप्लेनेशन लिखा गया है आई विल लेट यू नो। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट, यानी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो उसको आप हटा दें। एक्सप्लेनेशन 1 ये कह रहा है, इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड, हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि फॉरेन कंपनी के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे एट अ रेट हायर देन द रेट एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी। तो हम लगा ही रहे हैं 40%। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हम कर ही रहे हैं, तो उसको it will not be regarded as a less favorable charge in respect of foreign country। यानी उसको एक वर्ड बोला जाता है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। यानी नॉर्मली मैं आपको दिखाऊं एक प्रैक्टिकल। अब देखें प्रैक्टिकल नंबर 3। ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 3 में आर्टिकल 24 प्रिंट किया गया है मॉरिशस के साथ का, इंडिया मॉरिशस का आर्टिकल 24 जो डील करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन से। और वो क्या कहता है, ध्यान से पढ़ें। टैक्सेशन ऑन ए परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट which is an enterprise of a contracting state and this has in another contracting state, then it shall not be favorably less favorably levied in that other state than the taxation levied on enterprise of that other state carrying on same activity in a same circumstances। तो क्या कहता है? Taxation on PE which enterprise of a contracting state has in another contracting state। जैसे यहां देखें कॉस्मोस लिमिटेड है, ये मॉरिशस की कंपनी है और उन्होंने ब्रांच खोल के रखा है हैदराबाद में, यानी ब्रांच यानी उनका पीई कहाँ है? हैदराबाद में है। और ये हैदराबाद की ब्रांच ने 50 लाख रुपए कुछ इनकम कमाई है। अब ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन का क्लोज क्या कहता है कि टैक्सेशन ऑफ पीई यानी हैदराबाद की ब्रांच कौन सी कंपनी की? एंटरप्राइज कहाँ है? मॉरिशस में है और उसकी ब्रांच कहाँ है? इंडिया में है। तो इट शुड नॉट बी लेस फेवरेबल इन दैट अदर स्टेट यानी इंडिया में देन द टैक्सेशन लेविड ऑन एंटरप्राइज विच इज इन इंडिया कैरिंग सिमिलर बिजनेस इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। यानी इंडिया में कोई यही बिजनेस कर रहा है तो उसको जो टैक्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में आप उसको लेस फेवरेबल सिचुएशन में रख सकते हैं। इसका मतलब आप उससे हायर टैक्स नहीं ले सकते, यानी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि इंडिया में जो बिजनेस है सिमिलर बिजनेस है। अब इंडिया में कितना टैक्स लगता है? 30% लगता है और आप ये फॉरेन कंपनी का ब्रांच है इसलिए आप कितना ले रहे हैं? 40% ले रहे हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ऐसा इंडिया मॉरिशस ने एग्रीमेंट किया है। लेकिन फिर भी
एओ ने क्या किया है, एओ ने ये किया है कि मैं क्या करूंगा, आपको 40% से टैक्स लूंगा। तो इज द एक्शन ऑफ एओ करेक्ट? तो आइडियली देखने जाए तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन 1 देखा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 1 खुद ही कहता है कि अगर ऐसा हम टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं तो उसको लेस फेवरेबल चार्ज नहीं माना जाएगा। भले एग्रीमेंट सेक्शन 90 में लिखा है, किसका हिस्सा है, एग्रीमेंट के अंदर ही लिखा है, सेक्शन 90 का ही सेक्शन है, बायलैटरल लीव का एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें ही एक्सप्लेनेशन लिख दिया है कि टू दैट एक्सटेंट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज लेस फेवरेबल चार्ज। यानी मॉरिशस कंपनी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती है। इसलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़कर हम क्या कहेंगे, एक्शन ऑफ एओ इज करेक्ट, टैक्सिंग 40% ऑन इंडियन ब्रांच ऑफ व्हाट, फॉरेन कंपनी विच इज एस्टैब्लिश इन मॉरिशस। तो इन शॉर्ट, भले ही हमने एग्रीमेंट किया है मॉरिशस के साथ, लेकिन सेक्शन 90 का एक्सप्लेनेशन क्लियरली कहता है कि एग्रीमेंट इज सब्जेक्ट टू दिस एक्सप्लेनेशन। क्योंकि एग्रीमेंट कौन सी सेक्शन में होता है, सेक्शन 90 में। भले ही आपने एग्रीमेंट में लिखा है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और एग्रीमेंट में क्या लिखा है, लेस फेवरेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 90 कहती है कि चार्जिंग हायर रेट विल नॉट बी रिगार्ड एज लेस फेवरेबल। चार्जिंग हायर रेट विल नॉट बी रिगार्ड एज लेस फेवरेबल, उसको आप लेस फेवरेबल नहीं कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे या मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 90। इन शॉर्ट, एओ कैन चार्ज टैक्स एट व्हाट रेट, 40%। क्लियर? आगे चलते हैं सेक्शन एक्सप्लेनेशन 4। एक्सप्लेनेशन 4 भी ये कहता है, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट, it is hereby declared that where any term is used in agreement entered into subsection 1, यानी जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या डबल टैक्सेशन ट्रीटी या अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, एडीटी, ठीक है। तो ये कहता है, इट इज hereby declared that where any term is used in that agreement and that term is defined in the same agreement, तो कोई टर्म यूज हुआ है और एग्रीमेंट में उसकी डेफिनेशन भी दी गई है, देन इट विल हैव मीनिंग एज पर दैट एग्रीमेंट। तो अगर कोई वर्ड जो है, जैसे मान लो रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी एग्रीमेंट में डिफाइन किया गया है, तो आपको रॉयल्टी की डेफिनेशन फिर किससे पढ़नी है, एग्रीमेंट से ही पढ़नी है। अब मान लो रॉयल्टी का टर्म उस एग्रीमेंट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन रॉयल्टी इज डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो फिर आपको कौन सा मीनिंग लेना है, मीनिंग गिवन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इन शॉर्ट, एक्सप्लेनेशन 4 बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई टर्म क्लियरली डिफाइंड है एग्रीमेंट में तो आप उसको ही फॉलो करें, अगर डिफाइंड नहीं है तो फिर क्या करें, तो फिर अगर इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन है तो उसको फॉलो करें, ठीक है। फिर सेक्शन 92, उसमें थोड़ा बदलाव आया था कुछ सालों पहले। बिफोर आई रीड सेक्शन 90 सबसेक्शन 2, मैं आपको एक छोटा सा डिस्कशन पहले सुनाना चाहता हूं। आप देखें प्रैक्टिकल नंबर 2। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और ट्रीटी एंटर्ड इनटू इंडिया ओवरराइड डोमेस्टिक लॉ। तो अभी क्या कहना चाहते हैं कि डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट जो है, दैट विल ओवरराइड व्हाट इज रिटन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि कोई इंटरेस्ट इनकम है, ध्यान से सुने, कोई इंटरेस्ट इनकम है, अगर वो बंदा उसकी कंट्री में भी टैक्स दे रहा है उस इंटरेस्ट इनकम पे और इंडिया में भी दे रहा है, और उसके ऊपर डबल टैक्सेशन हो रहा है, और वो है इंडिया को लेकर नॉन रेसिडेंट, ठीक है, और उसकी इंटरेस्ट इनकम इंडिया में से हो रही है, और एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि इंडिया उसके ऊपर टैक्स लेगी 5%। कितना लेगी? 5%। और जबकि इनकम टैक्स एक्ट खोलकर देख रहे हैं तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्लैब रेट्स, और वो फॉल हो रहा है 30% के स्लैब में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इनकम टैक्स एक्ट में उसको टैक्स देना पड़ रहा है 30% से, और इंडिया एग्रीमेंट में लिखा है उसको टैक्स देना है कितने पे? 5% पे। तो फिर किसको फॉलो करना है? तो बड़ा ऑब्वियस है, एग्रीमेंट में जो लिखा है उसको ही फॉलो करना है। तो ऐसा सीबीडी का सर्क्यूलर है,
बहुत पुराना 82 का, कि कोई प्रोविजन है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में, तो दैट विल प्रिवेल ओवर द इनकम टैक्स प्रोविजन। तो डबल टैक्सेशन में मान लो उस इंटरेस्ट इनकम पे 5% टैक्स लग रहा है, एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है, ठीक है, और इंडिया में उसके ऊपर 30% लग रहा है, तो विच विल प्रिवेल? DTAA विल प्रिवेल। तो दैट दे हैव क्लैरिफाइड इन ओल्ड सर्कुलर। तो where DTAA provides for a particular mode of computation of income, then that mode will precedence over the income tax act। जैसे मान लो कि कोई बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम में मान लो ब्रांच इंडिया में, जैसे ऊपर वाला हमने एग्जांपल देखा, नीचे वाला हैदराबाद में ब्रांच है कॉस्मोस की। अब जो हैदराबाद में ब्रांच है उसके ऊपर टैक्स कौन लेगा? इंडिया लेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंडिया उसकी बिजनेस इनकम कैसे कंप्यूट करेगा? तो मान लो DTAA में बिजनेस इनकम कंप्यूट करने को लेकर कोई पर्टिकुलर मेथड दी गई है। अगर वो पर्टिकुलर मेथड दी गई है DTAA में, तो आपको वही फॉलो करनी है। फिर इंडिया का बिजनेस प्रोफेशन का जो हेड है, PGBP हेड, उसको इग्नोर करना है, क्योंकि कौन सी मेथड ओवररूल करेगी? जो DTAA में है वो। इन शॉर्ट, डबल टैक्सेशन के जो प्रोविजन है वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट को क्या करेंगे? ओवरराइड करेंगे। अब मान ले कोई ऐसी सिचुएशन है नॉन रेसिडेंट की इंडिया में, जिसको लेकर इंडिया और वो जो कंट्री से है उस कंट्री के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, यानी कोई प्रोविजन नहीं है ट्रीटी में, तो फिर क्या होगा? when there is no specific provision in the treaty, यानी एग्रीमेंट है, जैसे मान लो यूएस इंडिया के बीच में एग्रीमेंट है और उस बंदे की कोई ऐसे टिपिकल इनकम इंडिया में हुई और उसको लेकर इंडिया यूएस का कोई स्पेसिफिक क्लोज नहीं है उस इनकम को लेकर, एग्रीमेंट को लेकर, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब कि वो इनकम पे इंडिया और यूएस का कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, इंडिया और यूएस का एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर इंडिया उसके ऊपर टैक्स लगी एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि हम इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करेंगे। इन शॉर्ट बहुत सीधी सीधी बात है, अगर दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो सब्सिडियरिटी का सर्कुलर कहता है एक्ट वर्सेस एग्रीमेंट, तो एक्ट विल नॉट बी इंपॉर्टेंट, एग्रीमेंट विल बी इंपॉर्टेंट, एग्रीमेंट विल ओवरराइड द एक्ट, ठीक है, एग्रीमेंट विल ओवरराइड द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर? और ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि whenever there is a conflict between the double taxation provision and between the income tax act, then सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? Provision of double taxation avoidance would prevail over the act। अब ध्यान से सुनना, सेक्शन 92 जहां से हम यहां पढ़ने आए थे, सेक्शन 92 क्या कहती है? क्या हुआ? जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, हुआ क्या? मान लो कोई कंट्री है, कंट्री मान लो एक्स, उसके साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है, ठीक है, और ये एग्रीमेंट हुआ है करीबन 1980 में। कब हुआ है? 1980 में। और कंट्री एक्स का कोई बंदा है जो नो-हाउ दे रहा है, क्या दे रहा है? नो-हाउ, और उसको लेकर वो क्या कमा रहा है? रॉयल्टी कमा रहा है, ठीक है। जो कंट्री एक्स है, जैसे मान लो मिस्टर सुलेमान है, ठीक है, जो कंट्री एक्स के रेसिडेंट है और इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है, लेकिन उनकी कोई स्पेशल नो-हाउ है, वो इंडिया यूज कर रही है, उसको लेकर वो इंडिया से रॉयल्टी कमा रहा है। अब उन दिनों आप देखें तो रॉयल्टी के टैक्स रेट थे इंडिया में 50% तक। कितने थे? 50%। और 1980 में एग्रीमेंट हुआ था उस कंट्री के साथ, इंडिया का, कि भले ही हमारे यहां 50% है, लेकिन हम उसके ऊपर एग्रीमेंट में लिख रहे हैं कि हम टैक्स लेंगे सिर्फ 30%। कितना लेंगे? 30% टैक्स लेंगे। ये कहां लिखा है? DTAA में। तो 1980 का एक्ट क्या कहता है? एक्ट कहता है हम टैक्स लेंगे 50%, लेकिन एग्रीमेंट में क्या लिखा? एग्रीमेंट में लिखा 30%। तो बट ऑब्वियस है सुलेमान फायदे में रहेंगे, वो टैक्स फिर कितना देंगे?
डबल टैक्सेशन और एक्ट विच एवर इज तो डबल टैक्सेशन विल ओवरराइड एक्ट। तो सुलेमान टैक्स कौन से रेट से देंगे? 30% से देंगे। तो सुलेमान के लिए फायदे वाली बात है। अब क्या हुआ, ये एग्रीमेंट 1980 में हुआ। उसके बाद ध्यान से देखें, उसके बाद इंडिया ने कभी ये एग्रीमेंट को रिवाइज नहीं किया। तो एग्रीमेंट हैड नेवर बीन रिवाइज सिंस 1980। बट ओवर ए पीरियड इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव आता गया और एक्ट में जो 50% थे वो कम होकर सेक्शन 115A1B में इनकम टैक्स में टैक्स रेट हो गए 10%। रॉयल्टी के पे कितना टैक्स रेट हो गए? 10%। अब सर्कुलर क्या कहता है? एक्ट वर्सेस एग्रीमेंट, देन एग्रीमेंट विल ओवरराइड एक्ट। विल ओवरराइड, एग्रीमेंट विल ओवरराइड एक्ट। तो एग्रीमेंट में रेट क्या है? 30% और एक्ट में कितना है? 10%। तो हम सुलेमान का मान लो कोई छोटा भाई है, वो अब मान लो उसने अभी रिसेंटली इंडिया के साथ, इंडियन कंसर्न के साथ एग्रीमेंट किया और इंडिया से रॉयल्टी कमा रहा है। अब क्या होगा? उसकी हालत खराब हो जाएगी क्योंकि डबल टैक्सेशन में 30% है और इंडियन एक्ट में कितना है? इनकम टैक्स में 10% है। और सर्कुलर क्या कहता है? डबल टैक्सेशन विल ओवरराइड, यानी क्या होगा? उसको कितने परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 30% से टैक्स देना पड़ेगा। भले ही इंडिया में टैक्स रेट क्या हो चुके हैं? कम हो चुके हैं, लेकिन एग्रीमेंट बहुत पुराना है, 1980 का एग्रीमेंट है और वहां अभी भी टैक्स रेट क्या चल रहा है? 30% चल रहा है। और सीबीटी का सर्कुलर कहता है कि हम लेंगे डबल टैक्सेशन ओवरराइड द एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है। तो हम टैक्स किस तरह से लेंगे? 30% से। तो फिर हालत खराब हो जाएगी। तो फिर इंडिया ने जो रेट घटाया उसका कोई फायदा ही नहीं मिलेगा उनको। इसलिए सेक्शन 92 को अमेंड किया गया। अब सेक्शन 92 क्या कहती है समझ में आएगा आपके, आप पढ़े। सेक्शन 92 क्या कहती है? देखें, wherever central government has entered into an agreement with a country outside India, then in relation to the SSC जिसको ये एग्रीमेंट अप्लाई हो रहा है, अब ध्यान से पढ़े क्या लिखा? प्रोविजन ऑफ दीज एक्ट, यानी इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन विल अप्लाई टू दैट SSC टू द एक्सटेंट दे आर मोस्ट बेनिफिशियल, यानी इनकम टैक्स के प्रोविजन भी उसको अप्लाई होंगे। एग्रीमेंट देखो और प्रोविजन देखो। अगर एक्ट के प्रोविजन बेनिफिशियल है तो आप क्या ले लो? एक्ट के प्रोविजन ले लो। इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आया कि नॉर्मली डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट ओवरराइड द इनकम टैक्स एक्ट। ऐसा सीबीटी का सर्कुलर कहता है, वो सही है। और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि जब भी कंफ्लिक्ट होगी एग्रीमेंट और एक्ट के बीच में तो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट विल प्रिवेल। लेकिन अगर एक्ट फाइनली उसको बेनिफिशियल हो रहा है तो हमें क्या फॉलो करना है? एक्ट फॉलो करना है। दैट इज व्हाट सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 सेज। प्रोविजन ऑफ द एक्ट वुड अप्लाई टू द एक्सटेंट दे आर मोस्ट बेनिफिशियल। तो मैंने यहां जो एग्जाम्पल बताया कि एग्रीमेंट 1980 का है और वहां टैक्स रेट लिखा है 30% और इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन कितने हो गए? 10% हो गए हैं। तो फिर अब क्या लेंगे हम? विच एवर इज मोस्ट बेनिफिशियल। तो यहां फिर क्या होगा? विच एवर इज मोस्ट बेनिफिशियल। फिर हमें DTAA नहीं देखना है, विच एवर इज मोस्ट बेनिफिशियल। और बेनिफिशियल क्या हुआ है? 10%। क्लियर? इन शॉर्ट कंक्लूजन समझ में आ गया आपको कि DTAA ओवरराइड्स एक्ट, बट इफ एक्ट इज बेनिफिशियल देन एक्ट विल प्रिवेल। आगे चलते हैं। सेक्शन 90 सबसेक्शन 3, सॉरी 90 सबसेक्शन 4। ये कुछ बदलाव आए थे कुछ सालों पहले, मेरे हिसाब से 4-5 साल हो गए। वहां एक अमेंडमेंट आया था और सेक्शन 94 में ऐसा लिखा कि जिसको ये एग्रीमेंट अप्लाई हो रहा है डबल टैक्सेशन, वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, यानी इंडिया को लेकर वो रेसिडेंट नहीं है और उसको एग्रीमेंट के मुताबिक रिलीफ लेनी है। तो दैट रिलीफ नॉर्मली वुड नॉट बी allowed to him unless he will give a certificate that he is a resident of a country outside India, जिसके साथ इंडिया का क्या है? एग्रीमेंट है।
इन शॉर्ट 94 क्या कहना चाहती है? 90 सबसेक्शन 4, ध्यान से समझे। 90 सबसेक्शन 4 ये कहना चाहती है कि मान लो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यूएस वाला रॉयल्टी का, कि यूएस सिटीजन है, इंडिया से रॉयल्टी कमा रहा है, ठीक है। अब यूएस और इंडिया का एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट के अंतर्गत जो रॉयल्टी है वो सिर्फ 5% से टैक्स हो गया, ऐसा मान लें। कितने से? 5% से। और ये भी लिखा है यूएस और इंडिया के बीच में कि इंडिया में जो टैक्स चुकाया है उसकी उसको वहां क्रेडिट मिल जाएगी, अमेरिका में टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। तो टैक्स रेट भी बहुत कम है, और जो टैक्स चुका रहा है वो इंडिया में, उसकी वहां क्या मिल जाएगी? उसको क्रेडिट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल है, डोंट टेक इट 5% ही है, डोंट टेक इट टैक्स क्रेडिट की एग्रीमेंट है, वो सारा हमें खोलकर पढ़ना पड़े क्लोज। तो यूएस रेसिडेंट है, इंडिया में रॉयल्टी कमा रहा है, टैक्स रेट एग्रीमेंट में 5% है, जबकि एक्ट में 10% है। तो 10 या 5 कौन सा अप्लाई होगा? तो विच एवर इज मोस्ट बेनिफिशियल, तो 5% होगा। और साथ साथ क्या लिखा है? इंडिया में जो टैक्स चुकाएगा उसकी वहां क्या मिलेगी? उसको क्रेडिट मिलेगी, ठीक है। अब ध्यान दें, उसको 5% का वो बेनिफिट लेना है इंडिया में। इंडिया में रिटर्न फाइल करते वक्त उसको टैक्स देना है कितने रेट से? 5%, जबकि इंडिया में रॉयल्टी का टैक्स कितने पे है? 115A1B में अगर फॉलो रहा है तो कितना टैक्स रेट है? 10% है, लेकिन उसको कितना देना है? 5%। तो उसको यहां बेनिफिट लेना है एग्रीमेंट का। कौन सा एग्रीमेंट? इंडिया यूएस का एग्रीमेंट जो है वो उसका। अब ध्यान दे, अगर आपको डबल टैक्सेशन का एग्रीमेंट का बेनिफिट लेना है तो पहली कंडीशन DTAA में क्या है? यू शुड बी रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज। अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट यू आर रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज। ध्यान से समझे। तो अब उसको इंडिया में 5% टैक्स देना है, इसका एग्रीमेंट का बेनिफिट लेना है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो यूएस का रेसिडेंट है। तो इंडिया सेक्शन 90 सब सेक्शन 4 क्या कहती है? इंडिया उसको बेनिफिट देगा। कब देगा? अगर वो सर्टिफिकेट लाकर देता है, कहां से? यूएस से, कि वो यूएस का रेसिडेंट है। अगर ये सर्टिफिकेट वो नहीं देगा तो फिर इंडिया जो एग्रीमेंट के मुताबिक 10% का एडवांटेज है वो भी नहीं देगा। इन शॉर्ट, इंडिया उससे पूछेगा कि तुम प्रूव करो कि उस कंट्री के तुम क्या हो? रेसिडेंट हो। ऐसा सेक्शन 90 सबसेक्शन 4 में बताया गया है। उसको बोला जाता है टीआरसी कंडीशन, टैक्स रेसिडेंसी कंडीशन। यानी रॉयल्टी सेक्शन की जो कंडीशन है एग्रीमेंट में वो तो फुलफिल करनी ही करनी है। इंडिया यूएस की जो रॉयल्टी को लेकर एग्रीमेंट होगी उसकी तो सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है, लेकिन उसके पहले उसको क्या करना होगा? टीआरसी प्रोड्यूस करना होगा, तो ही जाकर उसको क्या मिलेगा? डबल टैक्सेशन की रिलीफ वो ले पाएगा। तो आप ध्यान दें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। सबमिशन ऑफ टीआरसी इज ए नेसेसरी कंडीशन बट इट इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। यानी टीआरसी कंपलसरी है, फिर उसके अलावा उसको जिस इनकम के ऊपर रिलीफ लेना है उसके जो क्लोजेस हैं, इंडिया यूएस के जो आर्टिकल है उसके ऊपर क्या करना होगा? उसको वो कंडीशन भी फुलफिल करनी होगी। तो टीआरसी इज ए नेसेसरी कंडीशन बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। यानी अकेला टीआरसी लेकर वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा, टीआरसी तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा इंडिया यूएस की जो रॉयल्टी को लेकर कंडीशन है वो भी उसको क्या करनी पड़ेगी? फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अलावा उसको क्या करना होगा? उसको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे। सेक्शन 90 सबसेक्शन 5। सेक्शन 90 सबसेक्शन 5 पहले पढ़े। एसएससी रिफर्ड इनटू सबसेक्शन 4, यानी जो इंडिया को लेकर नॉन रेसिडेंट है और दूसरी कंट्री से वो रेसिडेंट है और वो एग्रीमेंट का बेनिफिट लेना चाहता है, देन ही शुड प्रोवाइड सच अदर डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एज गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। और उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है 2012 में। तो आई थिंक ये अमेंडमेंट भी जो ऊपर वाला है 94 वो भी 2012 का अमेंडमेंट है। फाइनेंस एक्ट 2012 का अमेंडमेंट है। फाइनेंस एक्ट 2012 का 5 साल नहीं, अभी तो 8-10 साल हो गया, 8-10 साल हो गया। अब ध्यान दें, उसको टीआरसी तो देना ही देना है, इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट मांगा है।
और इंफॉर्मेशन मांगी वो भी उसको देनी पड़ेगी। और उसको लेकर एक रूल नया इंसर्ट किया है, रूल 21AB, और वहां फॉर्म नंबर 10F उनके लिए जारी किया गया है। वहां उसको उसका नाम बताना है, उसका स्टेटस बताना है, कौन सी कंट्री की नेशनलिटी वो बताना है, अगर कंपनी है तो व्हाट इज द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी फॉर्म है तो फिर उसका उस कंट्री का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको देना है। अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है तो उस कंट्री का कोई यूनिक नंबर है, उसके आधार पे वहां वो टैक्स दे रहा है, वो यूनिक नंबर देना पड़ेगा। मान ले वहां टैक्स है ही नहीं, तो जैसे हमारे यहाँ आधार है उस तरह ऐसा कोई उसका कोई होगा ना सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, या उसका उस कंट्री का वो रहने वाला है। जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर है तो ग्रीन कार्ड का नंबर होगा, ऐसा कोई यूनिक नंबर चाहिए। फिर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है वो उसको देना है। फिर वो जो टीआरसी दे रहा है वो टीआरसी कितने पीरियड के लिए वैलिड है वो उसको देना है, और उसको एड्रेस देना है, एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द पीरियड फॉर विच सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल, तो वहां का एड्रेस देना है। एंड दिस सर्टिफिकेट शुड बी ड्यूली वेरीफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, जहां का वो क्लेम कर रहा है कि वो रेसिडेंट है। इसके अलावा CBDT has also prescribed a form for the SSE who is resident in India। यानी ऊपर वाला किसके लिए था, दूसरी कंट्री का रेसिडेंट, और इंडिया के लिए क्या है, नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए फॉर्म है। अब उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया के लिए भी एक फॉर्म निकाला जो इंडिया का रेसिडेंट है, जिससे इंडिया का रेसिडेंट इंडिया के एओ को एप्लीकेशन कर पाए फॉर ऑब्टेनिंग रेसिडेंसी सर्टिफिकेट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 1990 है। उल्टा सिचुएशन है, मान ले जैसे इंडियन साइंटिस्ट है और उसकी नो हाउ यूज हो रही है, मान ले यूके में। अब इंडियन साइंटिस्ट इंडिया का रेसिडेंट है तो इंडिया टैक्स लगी ग्लोबल इनकम पे, और यूके टैक्स लगे उसके ऊपर सोर्स रूल पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उसको बेनिफिट लेना है इंडिया यूके की ट्रीटी का, कहां, यूके में। अब यूके की गवर्नमेंट क्या मांग रही है, यूके का टैक्स डिपार्टमेंट क्या मांग रहा है यूनाइटेड किंगडम का, कि तुम इंडिया से टीआरसी लाओ। तो CBDT ने क्या कर दिया, उसका भी एक फॉर्म निकाल दिया, किस फॉर्म में आपको इंडिया में एप्लीकेशन करनी है टीआरसी को लेकर। तो दिस इज व्हाट द प्रोविजन रिलेटिंग टू टीआरसी। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। अब वैसे तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया है, समझा दिया है पूरा, इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूं। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हम मिस्टर एक्स की कोई पर्टिकुलर इनकम टैक्स करेंगे। अब ये मिस्टर एक्स इंडिया को लेकर नॉन रेसिडेंट है और उनको डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट अप्लाई हो रहा है, और डबल टैक्सेशन के हिसाब से इस इनकम के ऊपर इंडिया टैक्स नहीं ले सकता, ऐसा लिखा है। उसके ऊपर सिर्फ उनकी कंट्री टैक्स ले सकती है, ऐसा लिखा है। तो जो इनकम पे इंडिया टैक्स, एक्ट में लिखा है कि हम टैक्स लेंगे, लेकिन एग्रीमेंट में क्या लिखा है कि इंडिया का उसके ऊपर कोई राइट नहीं है। तो सवाल उठता है क्या मिस्टर एक्स को उस इनकम जो इंडिया में वो अर्न कर रहा है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी हमने पढ़ा कि एग्रीमेंट वर्सेस एक्ट, तो विचएवर इज मोस्ट बेनिफिशियल, तो विचएवर इज मोस्ट बेनिफिशियल, तो क्या बेनिफिशियल होगा, एक्ट बेनिफिशियल होगा या एग्रीमेंट? एग्रीमेंट बोल रहा है उसके पर इंडिया टैक्स नहीं ले सकता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट के हिसाब से उसको बेनिफिट लेना है तो क्या करना होगा, उसको इंडिया में रेसिडेंसी सर्टिफिकेट देना होगा। क्या देना होगा, 90 सबसेक्शन 4 के हिसाब से उसको टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट देना होगा इंडिया में, तब जाके वो इंडिया का क्या ले पाएगा, इंडिया में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट ले पाएगा। तो अगर ये दोनों कर लेता है देन ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स फॉर इनकम अर्न्ड इन इंडिया प्रोवाइडेड ही सबमिट व्हाट, टीआरसी इन इंडिया, and he provided such other document and information as may be prescribed। प्रैक्टिकल 2 हमने देख लिया, प्रैक्टिकल 3 भी हमने देख लिया, प्रैक्टिकल 4 देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे आरिफ हैं, वो दोनों कंट्री के रेसिडेंट है, आप देखें, इंडिया के भी और दूसरी कंट्री के भी, फॉर प्रीवियस ईयर 2021, और उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है विच इंक्लूड्स रेसिडेंशियल हाउस इन बोथ द कंट्रीज, यानी दोनों कंट्री में उनका घर भी है।
उन्होंने कुछ 50 लाख रुपए कमाए हैं रबर एस्टेट से फॉरेन कंट्री में। तो उनकी रबर एस्टेट कहाँ है? फॉरेन कंट्री में। और उन्होंने कुछ हाउस प्रॉपर्टी बेचा है फॉरेन कंट्री में, जिसमें से कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 10 लाख रुपए। आरिफ का इंडिया में कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हाँ, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें से वो रेंटल इनकम कमा रहा है 6 लाख रुपए, और एक हाउस है लखनऊ में, वो जब भी इंडिया आता है तो वहां वो स्टे करता है। यानी आरिफ इंडिया को लेकर तो रेसिडेंट है ही है, आप समझे। इसलिए इंडिया के रेसिडेंट हैं तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वो जो फॉरेन में कमा रहे हैं उसको ऊपर उसके लेकर भी उसको क्या करना पड़ेगा? इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अब वो उस कंट्री के भी रेसिडेंट है। अब सवाल उठता है कि क्या किया जाए इसको लेकर, और खास करके जो फॉरेन में उन्होंने जो बिजनेस इनकम कमाया रबर एस्टेट से 50 लाख का, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है 10 लाख का, उसको लेकर क्या किया जाए? तो ध्यान दें, आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि व्हेन अ पर्सन इज ए रेसिडेंट ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो जैसे हमारा आरिफ का केस है, ही इज ए रेसिडेंट ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो फिर लॉ क्या कहता है? ही शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट वेयर ही हैज गॉट परमानेंट होम अवेलेबल। यानी मान लो वो दोनों कंट्री का रेसिडेंट हो रहा है, तो आर्टिकल 4 ये कहता है पहले आप देखो उसका घर कहाँ। अगर परमानेंट होम एक ही कंट्री में है तो फिर उसको रेसिडेंट मानो उस कंट्री का। लेकिन हमारे केस में क्या है, उसके घर दोनों जगह है, लखनऊ में भी है और उस कंट्री में भी है। तो आर्टिकल 4 आगे क्या कहता है? इफ ही हैज परमानेंट होम इन बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो फिर वो रेसिडेंट कहलाएगा उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का जहां उसके पर्सनल और इकोनॉमिक रिलेशन क्लोजर है। पर्सनल यानी उसकी फैमिली मान लो, या मान लो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो ऐसे कोई पर्सनल रिलेशन वहां है जो कंट्री में है, या जहां उसके इकोनॉमिक रिलेशन यानी जहां उसकी बिजनेस एक्टिविटी चल रही है जो क्लोजर है, उस कंट्री का वो रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो हमारे केस में क्या होगा कि यहां दोनों कंट्री में उसका घर है, परमानेंट होम दोनों कंट्री में है, और इंडिया में उसका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसका बिजनेस एक्टिविटी कहाँ है? रबर एस्टेट कहाँ है? वहां है, दूसरी कंट्री में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? आरिफ ओन्स रबर एस्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, जहां से वो क्या कर रहा है? बिजनेस इनकम डिराइव कर रहा है, और इंडिया में कोई बिजनेस एक्टिविटी है नहीं। इंडिया में कोई बिजनेस एक्टिविटी, इंडिया में सिर्फ क्या है? रेंट की इनकम है। तो हमने जो आर्टिकल 4 पढ़ा, आर्टिकल 4 क्या कहता है? अगर दोनों कंट्री में होम है तो आप कहां जाए? उस कंट्री के रेसिडेंट उसको माने जिस कंट्री में उसका इकोनॉमिक रिलेशन क्लोजर है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो क्या कर रहा है? दूसरी कंट्री में, यानी रबर एस्टेट कहां चला रहा है? दूसरी कंट्री में। इसलिए उसके इकोनॉमिक रिलेशन उस कंट्री के साथ क्लोजर है। ठीक है, एंड देयरफॉर he shall be deemed to be the resident of what? Foreign country. तो he would not be taken as resident of India. वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, इंडिया को लेकर वो रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। एज पर एग्रीमेंट ही विल बी टेकन एज व्हाट? रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? दैट कंट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये इनकम कहां हुई है? रबर एस्टेट की आउटसाइड इंडिया। एक्रू भी कहां हुई है? आउटसाइड इंडिया। रिसीव भी कहां हुई है? आउटसाइड इंडिया। कैपिटल गेन भी कहां एक्रू है? आउटसाइड इंडिया। और इंडिया के लिए रेसिडेंट नहीं होगा एज पर आर्टिकल 4, तो फिर इंडिया उसके ऊपर टैक्स नहीं ले सकता है। तो आंसर क्या बनेगा? ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया फॉर EY 21-22 फॉर बिजनेस इनकम एंड कैपिटल गेन अराइजिंग इन फॉरेन कंट्री, provided he should give tax residence certificate of which country? That country. And he provide information document as per section 90 subsection 4.
तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के एग्रीमेंट रहते हैं, किस टाइप के रहते हैं और क्या मॉडल है। तो हम चैप्टर 59 में पढ़ेंगे OECD मॉडल एंड UN मॉडल, और एक तीसरा भी है US मॉडल। लेकिन आपके सिलेबस में जो है पेपर नंबर 7 में जो CA का एग्जाम दे रहे हैं, अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं तो कौन सा मॉडल है, OECD और UN। तो टैक्स ट्रीटी आर बेस्ड ऑन OECD मॉडल और UN मॉडल। OECD मॉडल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे सेक्शन 59 में। और UN मॉडल है दैट वाज द मॉडल कन्वेंशन बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया के जो एग्रीमेंट है मोस्टली वो OECD मॉडल के ऊपर आधारित है। एग्रीमेंट के टाइप को लेकर हम बात करें तो दे कैन बी लिमिटेड एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट। लिमिटेड एग्रीमेंट में क्या होगा, 2 कंट्री बैठेगी और लिमिटेड पर्पस के लिए एग्रीमेंट करेगी। जैसे हाईएस्ट डबल टैक्सेशन कहां होता है, एयरक्राफ्ट बिजनेस में, शिपिंग बिजनेस में। तो शिपिंग और एयरक्राफ्ट को लेकर, शिपिंग इनकम और एयरक्राफ्ट ऑपरेशन की इनकम को लेकर दोनों कंट्री एग्रीमेंट करेगी, बस बाकी इनकम को लेकर एग्रीमेंट नहीं करेगी। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड एग्रीमेंट। और कॉम्प्रिहेंसिव में क्या करेगी, एक एक इनकम देखेगी, रॉयल्टी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, बिजनेस इनकम है, ये सारी इनकम है, सैलरी इनकम है। तो जितनी भी इनकम की संभावना है वो सारी इनकम को ध्यान में लेकर वो एग्रीमेंट करेंगे। एक एक इनकम के लेकर अलग अलग आर्टिकल लिखेंगे एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट किसको बोलेंगे, which lay down how income under various head may be dealt with by country entering into an agreement। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे तो हम डिटेल में देखेंगे चैप्टर 59 में। What is the meaning of permanent establishment under Article 5(2) of Double Taxation Avoidance Agreement? तो आप नॉर्मल देखें तो मीनिंग ऑफ पी दिया गया है UN मॉडल और OECD मॉडल में, और पी का मीनिंग UN मॉडल में इस तरह दिया गया है। पीई का मीनिंग दिया है इंक्लूसिव डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स प्लेस ऑफ मैनेजमेंट। तो जहां प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है वहां पीई माना जाएगा, जहां ब्रांच है वहां पीई है ऐसा माना जाएगा, जहां ऑफिस है उसको भी पीई माना जाएगा। अगर फैक्ट्री लगा दी है, मान लो कोई फॉरेन कंपनी ने इंडिया में फैक्ट्री लगा दी है तो फैक्ट्री इज कॉल्ड व्हाट, पी। इंडिया में वर्कशॉप लगाया तो वर्कशॉप इज कॉल्ड व्हाट, पी। इंडिया में उन्होंने माइन भाड़े पे लिया है तो माइन इज कॉल्ड व्हाट, पी। इंडिया में ऑयल गैस के वेल है या क्वारी है, उसके एक्सट्रैक्शन राइट लिया नेचुरल रिसोर्सेज के, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, पी। लेकिन मैंने क्या बताया, इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। और ऊपर जो लिस्ट है वो इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। लेकिन कॉमन क्या है सब में, सोर्स इज वेयर इन इंडिया। बिजनेस सोर्स कहां है, इंडिया में है, देन वी कैन से ही हैज गॉट पी इन इंडिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, concept of PE is very very important while determining tax implication for cross border transaction, जहां तक बिजनेस के ट्रांजैक्शन है। Explain the significance when transactions are governed by DTAA। तो ध्यान से पढ़ें, DTAA जनरली कंटेन आर्टिकल फॉर बिजनेस इनकम, जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 7। और वो क्या कहता है कि जिस कंट्री में पीई होगा वो कंट्री उसके ऊपर टैक्स लेगी, ठीक है। तो इट विल बी, बिजनेस इनकम विल बी टैक्सेबल इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंस। जनरली रेसिडेंट कंट्री टैक्स लेगी, लेकिन मान लो पी दूसरी कंट्री में है तो वो दूसरी कंट्री टैक्स लेगी। Unless enterprise has got P in other country, source country, then income will be taxed in what? That source country to that extent। In short, मीनिंग क्या हुआ, अगर पी अदर कंट्री में है तो इनकम एट्रीब्यूटेड दैट पी विल बी टैक्स इन विच कंट्री, अदर कंट्री। पी का डेफिनेशन सेक्शन 92F में ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में बताया गया है। पी इंक्लूड्स फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच दैट एंटरप्राइज इज कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पी। तो फिक्स प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। अब हम सेक्शन चैप्टर 54 में देख चुके हैं बिजनेस कनेक्शन, सेक्शन 9(1). बिजनेस कनेक्शन सेक्शन 9(1) क्या कहता है, अगर आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो आपकी इनकम डीम टू एक्यूराइज क्या मानी जाएगी, इंडिया में मानी जाएगी। अब अभी हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 92 DTAA वर्सेस सेक्शन 9। तो विच एवर इज मोस्ट बेनिफिशियल दैट विल प्रिवेल।
तो नॉर्मली DTAA क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। अगर किसी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो फिर सेक्शन 9 देखने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि ऐसी सिचुएशन आई, ध्यान से समझे, ऐसी सिचुएशन आई कि किसी को सेक्शन 9 भी लागू हो रहा है और DTAA का बिजनेस प्रोविजन भी लागू हो रहा है, तो हमें क्या फॉलो करना है, DTAA फॉलो करना है। अब मान ले कोई ऐसा बंदा है कि DTAA है उसकी कंट्री के साथ, लेकिन उसका इंडिया में PE नहीं है, तो फिर उसकी नॉर्मली हम बिजनेस इनकम टैक्स नहीं कर पाएंगे। क्यों कि DTAA विल ओवरराइट सेक्शन 9, और उसका DTAA में क्या लिखा है, अगर PE इंडिया में तो ही हम उससे टैक्स लेंगे। अब उसका इंडिया में PE है ही नहीं, तो फिर DTAA ओवरराइड करेगा, तो उसकी बिजनेस इनकम हम इंडिया में टैक्स नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सेक्शन 9। लेकिन मान ले उस कंट्री के साथ हमारा DTAA नहीं है, तो फिर हम उसको टैक्स करेंगे सेक्शन 9 के जरिए। इन शॉर्ट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, आपका चेहरा मुझे दिख रहा है। ध्यान से समझें, अगर नॉन रेसिडेंट की बिजनेस इनकम है, इंडिया में कुछ कनेक्शन है, अगर डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है उसकी कंट्री के साथ, ठीक है, तो फिर क्या लग जाएगा, आर्टिकल 5 लग जाएगा। और आर्टिकल 5 क्या कहता है, इंडिया नॉन रेसिडेंट की इनकम पे टैक्स लेगा ओनली व्हेन ही हैज गॉट व्हाट, PE इन इंडिया। तो आपको क्या फॉलो करना है, पी वाला कंसेप्ट फॉलो करना है। अगर वो नॉन रेसिडेंट प्रूव कर देता है कि मेरा इंडिया में PE नहीं है, एज पर आर्टिकल 5 वो प्रूव कर देता है कि मेरा इंडिया में PE नहीं है, तो फिर इंडिया उसके ऊपर टैक्स नहीं ले पाएगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन मान लो कि उस कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, सेक्शन 9 लागू हो जाएगी। और सेक्शन 9 पी की बात नहीं कर रहा है, सेक्शन 9 क्या कर रहा है, हम चैप्टर 54 में पढ़े, बिजनेस कनेक्शन की बात कर रहा है। यानी अगर उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है तो बात खत्म, फिर पी वाली कोई बात है ही नहीं। आर यू गेटिंग? तो दिस वे यू हैव टू सी कि अगर DTAA है तो पी देखना है, अगर DTAA नहीं है तो क्या देखना है, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 9 देखना। क्लियर? तो दैट इज व्हाट द आइडिया बिहाइंड क्वेश्चन नंबर 7 कि पी का इंपॉर्टेंस है, लेकिन पी का इंपॉर्टेंस कब है, अगर डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है तो। अगर डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट नहीं है तो फिर पी का इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर सेक्शन 9 का इंपॉर्टेंस है। क्लियर? तो अभी यहां सेक्शन 90 हम खत्म कर रहे हैं। एक काम कर रहे हैं, एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, सेक्शन 90A। आप देखें पैरा 55.4 विच इज ऑन द सिमिलर लाइन कॉल्ड सेक्शन 90, इसलिए उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इट इज ऑन सिमिलर लाइन ऑफ सेक्शन 90 जो हमने पढ़ा हुआ। और 90A इज एन एग्रीमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन इंडिया, एंड दिस एग्रीमेंट इज बीइंग एंटर्ड इनटू विद ए स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन इंडिया. Sorry, it is entered into with a specified association outside India. So there is a specified association in India. An agreement is entered into with a specified association outside India. इसको लेकर यह है, वहां भी सेम है। फॉर डबल टैक्सेशन कैसे कटाया जाए या नाबूद किया जाए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है और रिकवरी ऑफ टैक्स है। और वहां भी अमेंडमेंट आ चुका है, ट्रीटी शॉपिंग आप अलाउ ना करें। ठीक है, और यहां भी वही लिखा है, विच एवर इज मोस्ट बेनिफिशियल विल बी एप्लीकेबल। तो सेक्शन 90A इज एन एग्रीमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन इंडिया। ठीक है, तो अभी हम यहां रुकते हैं, सेक्शन 91 देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।